तो जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज 20 अगस्त और 20 अगस्त से रिलेटेड इस सेशन में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। और इसके साथ ही आने वाले एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की 2023 में जो पेपर होने वाला है नवंबर 2023 में, उसके लिए फ्रेंड्स हम इस वीडियो के माध्यम से तैयारी करवा रहे हैं। तो इस वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के सिलेबस से उठाए गए हैं, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड। इसके साथ ही एग्रीकल्चर की जो किस्में होती है, प्रजातियां होती है, नस्ल होती है गाय भैंसों की। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर का सिलेबस है उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो नवंबर 2023 में लगने वाली एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियोस आपको और ज़्यादा मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर से और बेहतर होती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से खेचर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए है नीरज, ऑप्शन बी है खग, ऑप्शन सी है पावन और ऑप्शन डी है मनुष्य। ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि जो ये खेचर शब्द है इसका पर्यायवाची कौन सा है। अब सबसे पहले तो हम पर्यायवाची के बारे में समझते हैं कि पर्यायवाची क्या होता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हमारे पास कोई ये एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति के दो नाम है। इसका पहला नाम हमारे पास महेश हो गया, इसके साथ ही फ्रेंड्स इसका दूसरा नाम हमारे पास रमेश हो गया। तो इस प्रकार दो नाम इसके रखे गए हमने। तो ये जो महेश है इसका पर्यायवाची तो क्या हो गया? रमेश। और इस रमेश का पर्यायवाची क्या हो गया? महेश। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, कोई एक ही वस्तु के दो या दो से अधिक नाम हो तो वो शब्द एक दूसरे से पर्यायवाची होते हैं, वो नाम एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। तो ये जो खेचर है इसका पर्यायवाची हमें बताना है कि मतलब खेचर किसको कहते हैं और उसका जो दूसरा नाम है वो क्या होता है। तो ये खेचर है, ये फ्रेंड्स हम पक्षी को कहते हैं, पक्षी को हम खेचर कहते हैं। तो इसके साथ ही इन चारों शब्दों में से हमें ऐसा शब्द ढूंढना है जो कि पक्षी को हम उस नाम से भी पुकारते हैं। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है नीरज, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है खग, और ऑप्शन सी में हमें दे रखा है पावन, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है मनुष्य। ये चार शब्द में दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, जो पक्षी होता है उसको हम मनुष्य नहीं कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। इसके साथ ही दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है पावन। तो पावन का अर्थ होता है पवित्र, इसीलिए फ्रेंड्स ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया। इसके साथ ही जो फर्स्ट ऑप्शन है नीरज, तो ये जो नीरज है ये बादल का पर्यायवाची शब्द है, मतलब बादल को हम नीरज के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पक्षी है इसको हम खग के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए ये जो खेचर है इसका पर्यायवाची क्या हो गया? खग। इसके आगे सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। उपकार के प्रति किया गया उपकार, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। ये हमें दे रखा है। यदि हमने किसी के ऊपर उपकार किया है, किसी का भला किया है, तो यदि फ्रेंड्स उस सामने वाले ने हमारा वापस भला किया है, उस भलाई के प्रति या उस किए गए उपकार के प्रति यदि हमारा वापस उपकार किया गया है हम पर, तो उस उपकार को हम क्या कहेंगे? इसके लिए हमें एक शब्द चुनना है। अब ये एक शब्द का रूल क्या है? जैसे कि फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति अंधा होता है तो उसको हम कहते हैं कि इसे दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके साथ ही हम उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? अंधा। तो इसके साथ ही यदि हम फ्रेंड्स दूसरा देखें कि किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं देता, तो हम उसे एक शब्द में क्या कह सकते हैं? उसे हम एक शब्द में कह सकते हैं बहरा। तो इस प्रकार ये जो एक शब्द है ये हमें इस पूरी वाक्यांश के लिए ढूंढना है कि इस पूरी वाक्यांश को एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं? उपकार के प्रति किया गया उपकार। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है उपकारो उपकार, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है परोपकार, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है निराकार, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है प्रत्युपकार। इस प्रकार चार ऑप्शन है ये हमें दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में से हमें ढूंढना है कि कौन सा शब्द है ये इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इनका अर्थ ढूंढने हैं। तो ये परोपकार क्या होता है? परोपकार तो हम कहते हैं किसी दूसरे के ऊपर किया गया उपकार, जिसे हम परोपकार कहते हैं। खुद पे यदि हम उपकार करते हैं तो वो तो फ्रेंड्स परोपकार नहीं कहलाता। इसके साथ ही किसी दूसरे के ऊपर हम उपकार करते हैं तो उसे हम परोपकार कहते हैं। तीसरा शब्द में दे रखा है निराकार। यदि फ्रेंड्स किसी भी वस्तु का आकार नहीं है, किसी भी पदार्थ का आकार नहीं है, तो उसे हम कहेंगे निराकार। इसके साथ ही ये जो चौथा ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब उपकार के प्रति किया गया उपकार प्रत्युपकार, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है, प्रत्युपकार।
इसके आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। भूतानाड़ी राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो भूतानाड़ी है ये राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है बाड़मेर और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है जोधपुर। इस प्रकार 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं और इन चारों में से हमें बताना है कि जो भूतानाड़ी है ये राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है। तो ये जो चारों है ये ज़िलों के नाम है। तो इसके साथ ही ये जो जोधपुर है इसमें भूतानाड़ी स्थित है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जीके के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। निम्न में से किस ज़िले में सीताबाड़ी का मेला लगता है? अब ये जो क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स जीके का, इसके साथ ही जो राष्ट्रीयता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कल्चर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। राजस्थान के कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ये जो सीताबाड़ी का मेला है ये किस ज़िले में लगता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है अलवर, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है बारा, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है सवाई माधोपुर और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है डूंगरपुर। इस प्रकार ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं और इन चारों में से बताना है कि जो ये सीताबाड़ी का मेला है ये कौन से ज़िले में लगता है। तो ये 12 है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो सीताबाड़ी का मेला है ये 12 ज़िले में लगता है, इसीलिए ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये जो सुनहरी क्रांति है इसका संबंध किससे है और वो भी राजस्थान में। फ्रेंड्स पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है केवल और केवल राजस्थान की, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर है ये राजस्थान लेवल पर ही है। तो हमें बताना है कि राजस्थान में सुनहरी क्रांति है इसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है बागवानी उत्पादन से, ऑप्शन बी हमें दे रखा है मसाला उत्पादन से, ऑप्शन सी हमें दे रखा है सरसों उत्पादन से और ऑप्शन डी हमें दे रखा है मत्स्य उत्पादन से। इस प्रकार 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शन में से हम देख सकते हैं कि ये जो राजस्थान में सुनहरी क्रांति है ये किससे संबंधित हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो हमें फ्रेंड्स यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये सुनहरी है और इसके साथ ही जो सरसों होती है उसका कलर भी सुनहरा होता है। तो हम इससे थोड़ा अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि ये जो सुनहरी क्रांति है ये सरसों उत्पादन से संबंधित है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन है ये हमें भ्रम में रखने वाला है, हमें भ्रम में नहीं रहना। हमें देखना है कि ये जो सुनहरी क्रांति है ये बागवानी उत्पादन से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये जो सुनहरी क्रांति है ये किससे संबंधित है? ये है बागवानी उत्पादन से, इसीलिए ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है, बागवानी उत्पादन। इसके आगे छठे क्वेश्चन में चलते हैं। बीजा और माला नामक उपजातियां किस जनजाति से संबंधित है, यह हमें बताना है। तो ये दो जो उपजातियां हैं ये किस जनजाति से रिलेटेड है, किस जनजाति की उपजातियां हैं ये हमें बताना है। जातियों के नाम हमें दे रखे हैं बीजा और दूसरी उपजाति का नाम हमें दे रखा है माली। तो इस प्रकार ये 2 उपजातियां हैं। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है मीणा, ऑप्शन डी में हमें दे रखा है भील, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है सहरिया और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है सांसी। तो ये 4 है, ये जनजातियां हैं और इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सी जनजाति से रिलेटेड है ये 2 उपजातियां बीजा और माला। तो ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो 2 जनजातियां हैं बीजा और माला ये सांसी जनजाति से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन में। चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा हुआ दुर्ग कहलाता है। अब फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, इसके साथ ये जीके से रिलेटेड है और ये जो है ये क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र पेपर में 2023 में पूछा जाने वाला है। तो चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा हुआ दुर्ग, तो फ्रेंड्स ऐसा दुर्ग जो बीच में स्थित हो और उसके चारों तरफ गहरी गहरी खाई हो तो उस दुर्ग को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा एरन दुर्ग, ऑप्शन बी में हमें दे रखा पारिक दुर्ग, ऑप्शन सी में हमें दे रखा धानवन दुर्ग और ऑप्शन डी में हमें दे रखा वन दुर्ग। इस प्रकार ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं और इन चारों में से हमें छांटना है कि किस दुर्ग को हम कहते हैं जिसके चारों तरफ क्या होती है, बहुत बड़ी गहरी खाई होती है, तो उस दुर्ग को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा हुआ दुर्ग है ये कहलाता है पारिक दुर्ग, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे देखते हैं। तो ये जो बाकी के दुर्ग है जैसे कि एरन दुर्ग हो गया, दानवन दुर्ग हो गया और वन दुर्ग हो गया,
तो इनकी भी कुछ विशेषताएं होगी, तो उन विशेषताओं के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है पारीक दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों तरफ बहुत बड़ी खाई हो, तो उसे हम कहते हैं पारीक दुर्ग, जो कि हमने क्वेश्चन से रिलेट कर लिया है। दूसरा दुर्ग हमें दे रखा है पारिद दुर्ग। तो ये जो दुर्ग है, बड़ी बड़ी दीवारों का विशाल परकोटा होता है, पारिद दुर्ग। तो यदि किसी दुर्ग के चारों तरफ बड़ी बड़ी विशाल दीवारों का जो परकोटा हो, तो उसे हम कहते हैं पारिद दुर्ग। इसके आगे चलते हैं तीसरे में, गिरि दुर्ग। किसी उच्च गिरि या पर्वत पर अवस्थित दुर्ग। तो फ्रेंड्स, ये जो गिरि है ये पर्यायवाची शब्द होता है किसका? पर्वत का। तो बहुत ही ऊंचे पर्वत पर, बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर स्थित दुर्ग, जिससे हम क्या कहेंगे? गिरि दुर्ग। अब फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है ये है धानवन दुर्ग। तो मरुभूमि मरुस्थल में बना दुर्ग। तो मरुस्थल होता है जैसे कि जैसलमेर हो गया, जैसलमेर का रेगिस्तान हो गया, तो उसमें यदि कोई दुर्ग बना हुआ है तो उसे हम कहेंगे धानवन दुर्ग। इसके आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर में। तो ये जो वन दुर्ग होता है इसकी क्या विशेषता होती है? इसकी विशेषता ये होती है सघन बीहड़ वनों में निर्मित दुर्ग। तो ये जो दुर्ग है ये वनों में निर्मित होता है। इसके साथ ही वनों में यदि कोई दुर्ग निर्मित है तो उसे हम कहेंगे वन दुर्ग। तो इस प्रकार ये जो 5 है ये दुर्ग हमने पढ़े हैं। इसके साथ ही जो अगला दुर्ग है वो फ्रेंड्स अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये इस प्रकार 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट दुर्ग हो गए। इसके आगे 8वें क्वेश्चन में चलते हैं। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ज्वार की उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो ये फ्रेंड्स 8वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, खेती से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है। तो हमें बताना है कि सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए इसके लिए जो ज्वार की उपयुक्त किस्म है ये कौन सी होती है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है SPV15, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है CSV10, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है CSV17 और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है प्रताप जवार 1430। इस प्रकार 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि जो कौन सी किस्म है ये ज्वार की किस्म है और ये सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में बोई जा सकती है। सूखे से प्रभावित क्षेत्र क्या हो गया? मतलब कि जहाँ वर्षा बहुत कम होती है या न के बराबर वर्षा होती है, तो वहाँ ये ज्वार की उपयुक्त किस्म बोई जा सकती है। यह हमें बताना है कि कौन सी किस्म है जो कि सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में बोई जा सकती है। तो ऑप्शन सी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि CSV17 है, ये सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ज्वार की उपयुक्त किस्म होने वाली है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे 9th क्वेश्चन में चलते हैं। तो पूसा यमदागिनी निम्न में से किसकी किस्म है, यह हमें बताना है। तो ये किसकी किस्म है, किस फसल की किस्म है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है मूली की, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है गाजर की, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है शलजम की और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है टमाटर की। तो ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि ये जो पूसा यमदागिनी है ये किस किस्म की, किसकी किस्म है, किस फसल की किस्म है। तो ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो पूसा यमदागिनी है ये फ्रेंड्स गाजर की किस्म है, इसीलिए ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन में, जो कि जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है सवाईमाधोपुर। अब यह हमें जिलों के नाम बता रखे हैं कि राजस्थान में कौन कौन से ज़िले हैं, जैसे कि सवाईमाधोपुर हो गया, इसके साथ ही दूसरा जयपुर ज़िला हो गया, तीसरा उदयपुर ज़िला हो गया और चौथा बीकानेर ज़िला हो गया। तो इन चारों ज़िलों में से ये जो रणथंभौर दुर्ग है ये कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो रणथंभौर दुर्ग है ये सवाईमाधोपुर में स्थित है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में स्थित है। इसके आगे चलते हैं। तो रिवीजन के लिए हमने क्वेश्चन रखा है। अब ये जो रिवीजन के लिए क्वेश्चन क्यों रखते हैं, क्योंकि इससे जो हमारा पिछला जो बैकअप है वो तैयार होता है। इसके साथ ही यदि रिवीजन होता है तो हमें जो पीछे की जो बातें होती है, इसके साथ ही पीछे वाली वीडियो में जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं उनको दोबारा रिवीजन करने का मौका मिलता है। तो ऑप्शन ये जो क्वेश्चन है ये है प्राइड ऑफ इंडिया निम्न में से किस फसल की प्रजाति है। तो ये जो 4 फसलें हैं और इनमें से बताना है कि किस फसल की जो प्रजाति है ये प्राइड ऑफ इंडिया है। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है गांठ गोभी, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है लेट्यूस, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है फूल गोभी और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है पत्ता गोभी। तो ये जो प्राइड ऑफ इंडिया है ये फ्रेंड्स पत्ता गोभी की प्रजाति है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे हम इस पत्ता गोभी के बारे में पढ़ते हैं, इस फसल के बारे में, इस किस्म के बारे में पढ़ते हैं, प्राइड ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये फ्रेंड्स प्राइड ऑफ इंडिया है, ये पत्ता गोभी की एक किस्म है। यह जल्दी पकने वाली और उच्च उपज देने वाली पत्ता गोभी की किस्म है। तो फ्रेंड्स इसे हम प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से क्यों कहते हैं, इसे प्राइड ऑफ इंडिया का उपनाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो है ये किस्म एक तो बहुत ही जल्दी पकती है, इसके साथ ही इसकी जो पैदावार है वो भी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार इस पत्ता गोभी की किस्म को हम प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार आज के हमने 11 क्वेश्चन देखे हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स की इस वीडियो के माध्यम से मदद हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।